हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। रीट मेंस 2026 के रिगार्डिंग जो क्लासें हैं इस प्लेटफॉर्म पर जो है कंटिन्यू है और एजुकेशनल जो सिनेरियो से संबंधित जो टॉपिक हैं सिलेबस के वो आपके करा दिए गए हैं और कुछ टॉपिक हैं वो नेक्स्ट आने वाली क्लासों में कंप्लीट करा दिए जाएंगे आपके। आज हम जो है एजुकेशनल सिनेरियो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में संभावित हो सकते हैं उन पे आज चर्चा करेंगे और आप जो है कमेंट बॉक्स के अंतर्गत जो है आप आंसर देने का प्रयास करें और अपनी जो पिछली क्लासों में जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से आपकी नॉलेज जो है वो अपडेट करें। कितना आप जो है क्वेश्चन कर पा रहे हैं, अगर क्वेश्चन हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो आपको वापस रिवाइज करने की आवश्यकता है। रिवीजन करने से ही जो है आपका अभ्यास होगा और क्वेश्चन करने से ही आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होगा। तो अपन बात करते हैं आज राजस्थान का जो शैक्षिक परिदृश्य है उससे संबंधित जो सारे क्वेश्चन हैं वो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इसमें बालकों में मूल्य विकास, सृजनशीलता, योग शिक्षा, कला शिक्षा, प्रार्थना सभा, श्रम के प्रति निष्ठा आदि का संबंध डाइट के किस प्रभाग से है। जो डाइट का जो प्रभाग है वो कौन सा प्रभाग है जिससे ये संबंधित है। अपने डाइट के प्रभाग के बारे में पढ़ी थे कि डाइट के अंतर्गत जो है 7 प्रभाग होते हैं, उसके अंतर्गत से वो कौन सा प्रभाग है जिसमें बालकों का विकास से संबंधित बात करें, सृजनशीलता है, योग शिक्षा, कला शिक्षा, प्रार्थना सभा और श्रम के प्रति निष्ठा आदि का संबंध डाइट का किस प्रभाग के द्वारा ये कार्य किया जाता है। पहला ऑप्शन है योजना प्रबंधन के द्वारा, जिला संसाधन एकक इकाई प्रभाग के द्वारा, कार्य अनुभव प्रभाग के द्वारा और शैक्षिक तकनीकी विभाग के द्वारा। तो आप लोगों को पता है कि डाइट के जो 7 प्रभाग है उसमें से जो 4 प्रभाग यहाँ दिए हुए हैं आपको विस्तृत रूप से उसमें पढ़ा दिया गया था कि जो कार्य अनुभव जो प्रभाग है वो इस प्रकार के जो कार्य हैं योग शिक्षा से संबंधित है, सृजनशीलता से संबंधित है, प्रार्थना सभा से संबंधित, ये कार्य जो है कार्य अनुभाग प्रभाग के द्वारा संपादित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से जो है SIERT के परिषद का प्रभाग नहीं है, जो हमारी SIERT है, SIERT जो है उसके परिषद का प्रभाग नहीं है। SIERT के अंतर्गत जो RSCRT हमारी उसके अंतर्गत अपने जो बात की थी उसमें भी कितने प्रभाग है, 6 प्रभाग हैं। एक तो शैक्षिक सर्वेक्षण अनुसंधान नीति पर्यवेक्षक प्रभाग बिल्कुल है उसके अंतर्गत। उसके बाद देखो शिक्षक शिक्षा प्रभाग भी था, आयोजना प्रबंधन वित्त विभाग भी था। तो उसके अंतर्गत जो है जो 6 प्रभाग थे उसके अंदर कौन सा प्रभाग नहीं है, जन संचार सेवा प्रभाग जो है RSCRT का प्रभाग के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद बात करें अपन देखो कि भारत में जो है कितनी डाइट जो हैं उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कार्य योजना तैयार की गई थी। भारत के अंतर्गत जो है कितनी जो डाइट हैं उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात की गई थी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितनी जो डाइट हैं, 748 डाइट, 672 डाइट और उसके बाद जो बात कर रहे हैं अपन 125 डाइट या 613 डाइट, किसको कितनी डाइट है भारत में जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात की गई है, वह है 613 जो है भारत की जो डाइट है उसे अब हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। और राजस्थान की कितनी डाइट है, जो 7 डाइट है उसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 7 डाइट कौन सी है राजस्थान की। इसके बाद देखते हैं राजस्थान के किन 2 जिलों में IASE जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन जो है, जो IASE है हमारे, वो किन 2 जिलों के अंदर स्थित है। याद है आप लोगों को, अजमेर जयपुर में, जयपुर उदयपुर में, अजमेर जोधपुर में या अजमेर बीकानेर में। तो हमें पता है कि राजस्थान के अजमेर और बीकानेर जो है उन दोनों जिलों के अंतर्गत जो है वह IASE की स्थापना की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है परीक्षा के अंतर्गत कि राजस्थान के किन 2 जिलों के अंतर्गत जो है जो उच्च स्तरीय शिक्षक संस्थान है हमारा वो स्थापित किया गया है, अजमेर और बीकानेर के अंतर्गत स्थापित किया गया है। आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना
आंसर देते रहें और आंसर की से अपना आंसर मिलाते रहें। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नांकित में से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर जो SIERT जो है उसकी स्थापना उदयपुर में की गई थी। आपको पता है कि SIERT की स्थापना जो है उदयपुर में किस समिति की सिफारिश के आधार पर की थी? वर्मा समिति के आधार पर, मेहरोत्रा समिति, यशपाल समिति और पालीवाल समिति के। तो आपको पता है कि मेहरोत्रा जो समिति है उसकी सिफारिश के आधार पर जो है RSCRT की जो स्थापना है वो उदयपुर के अंतर्गत की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चनों पर मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ वो क्वेश्चन अपने आप के अंतर्गत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आ सकते हैं परीक्षा के अंतर्गत। मेहरोत्रा समिति की सिफारिश के आधार पर ही जो है RSCRT की जो स्थापना है वो कहां पर की गई थी? उदयपुर के अंतर्गत की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, राज्य में जो है शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करने की जो नोडल एजेंसी जो है वो किसे बनाया गया है? जो नोडल एजेंसी है वो किसको बनाया गया है? तो शिक्षकों को सेवारत जो इन सर्विस प्रशिक्षण प्रदान करने की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हमारी 2020 के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी जो है किसको बनाया गया है? याद करिएगा आप लोग, एक तो राजस्थान काउंसिल स्कूल एजुकेशन को, ये RSCRT को, IASC को, ये डाइट को। जो सेवारत जो प्रशिक्षण है टीचर्स का इन सर्विस प्रशिक्षण देने की जो है नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जो नोडल एजेंसी बनाया गया है वो है RSCRT को बनाया गया है। किससे बनाया गया है? RSCRT को बनाया गया है। याद रखिएगा आप लोग, जो हैं RSCRT जो है वो इन सर्विस जो टीचर्स होते हैं उनको प्रशिक्षण देने का कार्य करती हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि डाइट द्वारा आरंभ में कौन से स्तर की जो शिक्षा है वो प्रारंभ की गई थी? जो डाइट जो है प्रत्येक जिले के अंदर डाइट बनाई गई है। हमारे यहाँ पर जो है वैसे 33 जो डाइट हैं क्रियाशील है और एक जो डाइट है नागौर के जो गंगेलाव है वहाँ पर निर्माणाधीन है। इस प्रकार 34 डाइट है हमारे राजस्थान में। तो राजस्थान में डाइट जो है ना वो किस स्तर की शिक्षा के लिए कार्यारंभ किया गया था? प्राइमरी एजुकेशन के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए, महाविद्यालय के लिए। तो हमें पता है कि डाइट जो होती है वो प्रारंभ में स्टार्ट किससे हुई थी? प्राथमिक शिक्षा से इसका कार्य प्रारंभ किया गया था। प्राथमिक शिक्षा से इसका कार्य किया गया था, प्रारंभ किया गया था। उसके बाद देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन जो है, जो RSCRT जो है उदयपुर के द्वारा डाइट की जो रैंकिंग 2017 के अनुसार कौन सी डाइट जो है प्रथम स्थान पर रही है? जो 2017 के अंतर्गत जो RSCRT उदयपुर में है हमारी, वह डाइटों का सर्वे करती है। उसके अनुसार जो कौन सी डाइट जो है प्रथम स्थान पर है? कोटा डाइट है, पालीवाली है, अलवर की है या नागौर की है? तो याद करिए आप लोग उस समय पढ़ाया था जो नागौर की जो डाइट है वो क्या है? प्रथम जो स्थान है 2017 की जो रैंकिंग है उसके अंतर्गत जो है पहला स्थान इसका रहा है। उसके बाद बात करते हैं अपन कि जो RSCRT है वो डाइट को रैंकिंग प्रदान करने का कार्य भी इसी के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि जो डाइट को रैंकिंग प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? वो RSCRT के द्वारा ही किया जाता है। डाइट को जो रैंक प्रदान करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? RSCRT के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग कार्य रूप में नहीं है? जो हमारा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जो है हमारा डाइट है उसमें कौन सा प्रभाग कार्य नहीं है? कौन सा प्रभाग नहीं है? डाइट के प्रभाग के बारे में पढ़ा था कि डाइट जो होती है उसके अंदर भी प्रभाग होते हैं, वो अलग अलग प्रभाग अपना कार्य करता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग डाइट के अंदर होता है, बिल्कुल सही बात है। सेवा पूर्व ये वाला प्रभाग भी होता है। जो सेवा पूर्व अध्यापक जो शिक्षा है वो वाला प्रभाग भी होता है। योजना एवं प्रबंधन से संबंधित प्रभाग भी डाइट के अंतर्गत होता है। तो कौन सा प्रभाग नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन जब करते हैं हम तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन को पूरी तरह पढ़ें कि जिला एवं प्रशिक्षण जो संस्थान डाइट है उसमें कौन सा प्रभाग नहीं है। नहीं है मतलब अपन को नहीं वाला चूज करना है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग भी है, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा जो जो हमारे DLED जो कर रहे हैं पाठ्यक्रम उनका प्रशिक्षण यहाँ कराया जाता है। योजना प्रबंधन विभाग भी है, लेकिन जो ये जो स्त्री शिक्षा है
इससे संबंधित जो है ये प्रभाग डाइट के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि किस वर्ष में राजस्थान के 14 जिलों में जो है प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई थी। तो डाइट की जो स्थापना है वो आपको पता है कि वो पुनः योजना आई थी टीचर एजुकेशन की, एनईपी जो 1986 थी उसकी एक शिक्षक शिक्षा पुनः योजना 1987 आई थी 1987, उसके द्वारा क्रमबद्ध तरीके से जो है डाइट की स्थापना की गई। तो पहले जो चरण के अंतर्गत जो है 14 जिलों में जो डाइट की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? जून 95 में, जून 96 में, दिसंबर 98 में और दिसंबर 97 में। तो आंसर जाएगा जून जो है 1995 के अंतर्गत जो है वह प्रथम चरण के अंतर्गत जो है 14 जिलों के अंतर्गत क्या है डाइट की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा आप लोग, जो शिक्षक शिक्षा पुनः संरचना जो योजना आई थी 1987 के अंतर्गत, उसके अंतर्गत डाइट और आईएसए की स्थापना की गई थी। उस समय बिल्कुल आपको समझाया गया था आपको। इसके बाद देखिए, निम्न में से किन सेवारत अध्यापकों को IASE द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है याद रखने के लिए कि जो उच्च शिक्षा संस्थान है जो हमारे अजमेर और बीकानेर के अंतर्गत स्थित है, याद है आप लोगों को IASE कहाँ स्थित है? अजमेर और बीकानेर के जो सरकारी बीएड कॉलेज हैं वो अजमेर और बीकानेर के अंतर्गत उच्च शिक्षक संस्थान स्थित है, के द्वारा किन सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है? तो सबसे पहले बात करते हैं उच्च शिक्षा की बात करता है तो ये किसको प्रशिक्षण देगा? एक तो व्याख्याता को प्रशिक्षण देगा, दूसरा अजमेर और बीकानेर के जो है वो सेकंड ग्रेड के जो टीचर हैं, कहाँ के? अजमेर और बीकानेर के जो सेकंड ग्रेड के जो टीचर हैं उनको प्रशिक्षण देगा। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी एक ही होता है, शाला व्याख्याता और द्वितीय श्रेणी अध्यापक, शाला व्याख्याता द्वितीय श्रेणी अध्यापक उच्च प्राथमिक। तो आंसर क्या जाएगा? देखिए आप लोग, जो लेक्चरर हैं उनको और द्वितीय श्रेणी के जो अध्यापक हैं वो कौन से जिलों के? याद रखिएगा आप लोग, सिर्फ 2 जिले हैं हमारे, अजमेर और बीकानेर। इनके द्वितीय श्रेणी के जो अध्यापक हैं उनको प्रशिक्षण जो है वो इसके द्वारा दिया जाता है। आप लोग समझ चुके होंगे कि 2 जिलों के जो सेकंड ग्रेड टीचर अजमेर और बीकानेर वाले हैं और जो हमारे स्कूल जो लेक्चरर होते हैं उनको IASE के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाली बात है। और जो सेकंड ग्रेड के हैं वो टीचर ट्रेनिंग जो कॉलेज हैं, जो CTC हैं, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, उसके अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। CTC उस समय पढ़ाया था आपको कि जो CTC है कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, उसके द्वारा सेकंड ग्रेड के जो अध्यापक हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद देखिए आप लोग, RSCRT का कौन सा प्रभाग उदयपुर में नहीं है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि RSCRT का जो है हमारा सारे प्रभाग जो है उदयपुर में स्थित हैं, लेकिन एक ही प्रभाग ऐसा है, उस समय भी आपको नोट कराया था कि याद रखने वाली बात है कि कौन सा प्रभाग उदयपुर में स्थित नहीं है? नहीं का याद रखना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें कि हाँ पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, क्योंकि नहीं के क्वेश्चन ज़्यादा गलत होने की संभावना हो जाती है। तो शैक्षिक सर्वेक्षण और अनुसंधान नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग, जनसंचार सेवा प्रभाग और शिक्षक शिक्षा प्रभाग और आयोजना प्रबंधन एवं वित्त विभाग। शैक्षिक सर्वेक्षण, अनुसंधान नीति परिप्रेक्ष्य विभाग, जनसंचार प्रभाग, शिक्षक शिक्षा, आयोजना प्रबंधन। तो देखिए इसके अंतर्गत चारों ही ऑप्शन इसके अंतर्गत जो PPT में गलत हैं। जो शैक्षिक तकनीकी प्रभाग, जो शैक्षिक तकनीकी जो प्रभाग हैं, याद रखिएगा आप लोग, ये प्रभाग जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाला, ये कहाँ पर स्थित है? अजमेर के अंतर्गत स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। RSCRT का जो कौन सा प्रभाग है, ये तो प्रभाग है ही नहीं जनसंचार वाला। तो उसके बाद देखिए RSCRT का कौन सा प्रभाग उदयपुर में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित जो है वो प्रभाग जो है कहाँ पर स्थित है? अजमेर के अंतर्गत स्थित है। याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं अपन। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि RSCRT का कौन सा प्रभाग उदयपुर में नहीं है? जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित जो है, जो तकनीकी शिक्षा से संबंधित प्रभाग कहाँ पर है? अजमेर के अंतर्गत स्थित है। उसके बाद देखिए अब RSCRT एवं सभी जिलों की डाइट्स जो हैं
वो शैक्षिक मार्गदर्शक एवं सम्मेलन प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी कौन सी है? राज्य की जो नोडल एजेंसी जो है, देखो SIERT और सभी जिलों की जो डाइट हैं उनको शैक्षिक मार्गदर्शन देने के लिए और संबल प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी कौन है? SIERT के द्वारा क्या दिया जाता है? डाइट्स को क्या दिया जाता है? संबल प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? डाइट के द्वारा। डाइट को जो है SIERT जो है उसके द्वारा संबलन दिया जाता है, उसका मार्गदर्शन किया जाता है इसके द्वारा। उसके बाद देखिए आप लोग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है हमारा, माध्यमिक जो शिक्षा बोर्ड है उससे संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं कि माध्यमिक जो शिक्षा बोर्ड जो है उसके उपाध्यक्ष के बारे में बात करते हैं अपन कि माध्यमिक जो शिक्षा बोर्ड है राजस्थान, जो उसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? निर्देशक माध्यमिक शिक्षा, निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा, उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा या शिक्षा आयुक्त। तो आपको पता होना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के उपाध्यक्ष कौन होंगे? निर्देशक माध्यमिक जो शिक्षा है वो इसके क्या होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। देखो, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के अंतर्गत कितने अधिकतम विषयों का चयन किया जा सकता है? तो कितने अधिकतम विषयों का चयन किया जा सकता है? तो अधिकतम विषय हो सकते हैं 7 सॉरी, अधिकतम जो है 7 विषयों का क्या किया जा सकता है? चयन किया जा सकता है। और वैसे तो जो आपको पता है कि 5 विषयों का जो चयन तो है वो 10th में, और 5 विषयों का ही जो है 12th के अंतर्गत चयन करते हैं। 17 और 27 जो विषय होते हैं उनमें से इसका चयन किया जाता है। उसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर बात करते हैं कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की नियमावली कब बनी? तो राजस्थान पाठ्य पुस्तक की जो मंडल की जो नियमावली है वो 1 अगस्त 1997 में है, उसको इसकी नियमावली बनाई गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना कब हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो RSTB है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक जो मंडल है RSTB जो है, इसकी स्थापना कब की गई है? याद रखने वाली बात है कि RSTB जो है उसकी स्थापना जो है 1973 में, 75 में, 76 में या 77 में की गई। तो आंसर जाएगा 1973 के अंतर्गत जो है RSTB की स्थापना की गई थी। राजस्थान जो स्टेट जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसकी जो हो स्थापना 1973 के अंतर्गत जो है जालना डूंगरी जयपुर के अंतर्गत की गई थी। याद है आप लोगों को? उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, देखो, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के अध्यक्ष कौन होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, RSTB के बारे में ही क्वेश्चन है ये। उस समय भी समझाया था आप लोगों को कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्राथमिक शिक्षा के निर्देशक होते हैं, माध्यमिक शिक्षा निर्देशक होते हैं, या स्कूल शिक्षा सचिव होते हैं? आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो है कौन जो है इसका अध्यक्ष होता है। तो याद रहे आप लोगों को कि स्कूल शिक्षा के जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं वो इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है, देखो, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का उद्देश्य नहीं है। देखो, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं है यहां पर आ रहा है, नहीं है, नहीं, नहीं है। तो नहीं है का मतलब है कि इसमें अपन को उसको अलग करना है कि जिस जो इसका उद्देश्य नहीं है। देखो, पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना, बिल्कुल सही बात है, मुद्रण करना है। पाठ्य पुस्तकों का वितरण करना है, नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करना है। पाठ्य पुस्तकों की डिमांड भी मांगना है। याद है आपको कि जो है सबसे पहले तो स्कूल से डिमांड मांगी जाती है PO के द्वारा, फिर PO जो है वो डिमांड जो है ब्लॉक में भेजता है, ब्लॉक वाले जो हैं DO को भेजते हैं, और DO जो है वो डायरेक्टर को भेजते हैं, और डायरेक्टर जो है RSTB तक इस प्रकार अपनी मांग प्रस्तुत करते हैं। और पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या तैयार करना, ये वाला कार्य इसका नहीं है, ये तो RSCRT जो है उसके द्वारा ये काम किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा प्रायोजित परीक्षाएं नहीं है। तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट। जो हमारा जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उसके द्वारा कौन सी परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाती हैं? देखो, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा बिल्कुल की जाती है, वोकेशनल ये भी की जाती है, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा ये भी की जाती है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र जो परीक्षा है वो जो है पंजीयक शिक्षा विभाग जो है बीकानेर के द्वारा कराई जाती है। किसके द्वारा? जो पंजीयक शिक्षा विभाग जो है बीकानेर जो है हमारा, उसके द्वारा
ये प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा की जाती है और राज्य और जिला स्तर पर इसकी जो एजेंसी होती है वो डाइट्स होती है। आप लोग समझ चुके होंगे कि जो है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा जो है वो किसके द्वारा कराई जाती है, पंजीयक शिक्षा विभाग जो है उसके द्वारा कराई जाती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, शिक्षकों के हेतु निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक परीक्षाएं जो हैं बोर्ड के द्वारा आयोजित नहीं की जाती है। अपन ने जब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात की थी तो उसके अंतर्गत टीचर्स के लिए भी जो है सृजनात्मक प्रतियोगिताएं जो है बोर्ड जो है राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो आयोजित करता है। तो इसमें से कौन सी नहीं, यहाँ कौन सा शब्द है, नहीं की जाती है। देखो पत्र, बिल्कुल पत्र की भी की जाती है, अध्यापन की भी की जाती है, लेखन से संबंधित भी की जाती है, लेकिन चित्रकला जो है वो किससे संबंधित है, विद्यार्थियों से संबंधित है। किससे संबंधित है ये, विद्यार्थियों की प्रतियोगिता है ये। तो शिक्षकों की प्रतियोगिता तो है, पत्र लेखन है और क्या नाम से लेखन से संबंधित है, लेखन से संबंधित है और अध्यापन से संबंधित है, लेकिन ये चित्रकला जो है किससे संबंधित है, विद्यार्थियों से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन देखें किससे संबंधित है। देखो, विद्यार्थी हेतु निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक जो प्रतियोगिताएं हैं वो बोर्ड द्वारा नहीं आयोजित नहीं की जाती है। यहाँ पर बोर्ड के द्वारा किसके लिए, विद्यार्थियों के लिए बात की जा रही है। तो विद्यार्थियों के लिए आपको पता है कि आशु भाषण की प्रतियोगिता कराई जाती है, बिल्कुल, एकल गीत भी कराया जाता है, चित्रकला भी कराई जाती है, लेकिन कहानी जो है वो जो है ये वाली प्रतियोगिता बोर्ड के द्वारा आयोजित नहीं की जाती है। तो सृजनात्मक प्रतियोगिता जो है बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाती है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कहानी वाली जो प्रतियोगिता है वो बोर्ड के द्वारा आयोजित नहीं की जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा RSTV से संबंधित है कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जो है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि श्री जो खेत सिंह जी हैं वो इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाला बात है। याद रखिएगा आप लोग कि जो पहले अध्यक्ष जो रहे हैं इसके श्री खेत सिंह जी रहे हैं RSTV के। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं हमारे पास, देखते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है देखिए आप लोग कि SIQE प्रक्रिया का भाग नहीं है, स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन। याद रखिएगा आप लोग, SIQ का फुल फॉर्म याद है, स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है ये, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। तो आपको पता है SIQE जो है स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन जो है वो किससे, CCP चाइल्ड सेंटर पेडागोजी प्लस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्लस और सतत व्यापक जो मूल्यांकन है उनसे मिलकर किसका निर्माण हुआ है, SIQE का निर्माण हुआ है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आ सकता है प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि SIQE प्रक्रिया का कौन सा भाग नहीं है, यहाँ पर नहीं है संबंधित है। तो हमको बताया कि स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन में है चाइल्ड सेंटर पेडागोजी आता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आता है, कंटिन्यूस कॉन्फ्रेंसिव जो इवोल्यूशन आता है, सतत व्यापक मूल्यांकन, इनसे मिलकर किसका निर्माण होता है, SIQE का निर्माण होता है। तो आप लोग अपना उत्तर तो आपको पता लग ही गया होगा कि कौन सा उत्तर है इसके अंतर्गत। इसका उत्तर याद है आप लोगों को, क्या होगा, कौन सा भाग नहीं है, तो आ जाएगा TCP, ये इसका प्रक्रिया का भाग नहीं है। उसके बाद अगली बात करते हैं, देखिए हम लोग निम्न में से जो है दीक्षा जो राइज हैं उसके बारे में बात करते हैं कि निम्न में से दीक्षा का पूरा नाम क्या है। डैशबोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज शेयरिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर याद रखिएगा आप लोग, दीक्षा का जो फुल फॉर्म क्या है, जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दीक्षा जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज जो शेयरिंग है वो किसका नाम है, दीक्षा का पूरा नाम है। याद रखने वाली बात है कि दीक्षा का पूरा नाम क्या है, जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है। डिजिटल रूप से जो एजुकेशन जो है इसके द्वारा दी जा रही है, एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ये। उसके बाद देखिए आप लोग दीक्षा राइज, पहले दीक्षा भारत के संदर्भ में, राइज मतलब राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो दीक्षा राइज में राइज का पूरा नाम क्या है, तो राइज का पूरा नाम बताइए आप, क्या हो सकता है, राजस्थान से संबंधित है
दीक्षा का तो पहले पढ़ ही लिया अपन ने। तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स जो है वो किसका फुल फॉर्म है? दीक्षा राइज का फुल फॉर्म है। याद रख लीजिएगा आप लोग, दीक्षा जो राइज है उसका पूरा नाम क्या है? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स जो है वो किसका पूरा नाम है? दीक्षा राइज का नाम है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप के अंतर्गत। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम को कितने स्लॉट में प्रसारण किया जाता है? जो शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम जो है वो कितने स्लॉट में चलता था? तो याद रखिए आप लोग, जो शिक्षा दर्शन जो था वो 2 स्लॉट में चलता था। कितने स्लॉट में? एक तो पहला स्लॉट जो चलता था वो 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का स्लॉट होता था। 9वीं से 12वीं क्लास वालों के लिए होता था वो, याद रखिएगा आप लोग। और दूसरा जो स्लॉट होता था वो 3 बजे से 4:15 बजे तक का स्लॉट होता था ये, और ये कक्षा 1 से 8 तक के लिए आयोजित होता था। तो आप लोग देख सकते हो कि 3 घंटे, जो 3 घंटे 15 मिनट, या अपन कह सकते हैं 195 मिनट का यह प्रोग्राम होता था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये याद रखने वाला कि जो दीक्षा जो शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम है हमारा, वो जो दूरदर्शन पर कितने स्लॉट पे आता था? वो 2 स्लॉट पर आता था। एक पहला स्लॉट आता था 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का स्लॉट होता था, और दूसरा 3 बजे से 4:15 बजे तक का स्लॉट होता था। और जो पहला स्लॉट होता था 9वीं से 12वीं तक के लिए होता था, और दूसरा जो स्लॉट होता था वो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के लिए होता था। समय इसका 3 घंटे 15 मिनट होता था, या 195 मिनट होता था। क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम जो है वो कितने मिनट या कितने घंटे तक प्रसारित होता था? तो 3 घंटे 15 मिनट तक होता था, या 195 मिनट तक ये कार्यक्रम जो था प्रसारित किया जाता था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से SIQE परियोजना का उद्देश्य है। SIQE परियोजना का उद्देश्य क्या है? देखो, जो हमने पढ़ा था स्टेट इनिशिएटिव जो क्वालिटी एजुकेशन जो है, उसकी योजना का जो है उद्देश्य क्या है? देखो, शिक्षकों का क्षमता संवर्धन करना, बिल्कुल सही बात है। टीचर्स की जो क्षमता संवर्धन करना इसका उद्देश्य है। विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में क्वालिटी वृद्धि करना, गुणात्मक वृद्धि करना, ये भी उद्देश्य है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा है। और RT एक्ट 2000 जो हमारा 9 है वो भी क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा है। और जो NEP 2020 है उसमें SDG 4 को प्राप्त करने के लिए जो नीति लाई गई वो भी क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है। तो विद्यार्थियों के अधिगम में गुणात्मक वृद्धि करना है। विद्यालय में विद्यार्थियों के ठहराव को सुनिश्चित करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? उपरोक्त सभी क्या है? इसके उद्देश्य हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद देखो, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम जो है उसका शुभारंभ कब किया गया था? अभी पढ़ा था अपन ने शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कि 2 स्लॉट में चलता था। पहला स्लॉट जो था 9वीं से 12वीं के लिए 12:30 से 2:30 बजे तक चलता था। 1 से 8 के लिए 3 से 4:15 बजे तक चलता था। 3 घंटे 15 मिनट का स्लॉट था, 195 मिनट चलता था। तो वो कार्यक्रम जो है कब चालू हुआ था? 13 अप्रैल 2020 को, 11 मई 2020 को, 21 जून 2021 को, या 1 जून 2020 को। तो आंसर आएगा इसका 1 जून 2020 है। तब से ही क्या था? शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम जो था उस समय चालू किया गया था। शिक्षा दर्शन जो था 1 जून 2020 जो है उस समय ये चालू किया गया प्रोग्राम था, जिसमें 9वीं से 12वीं वाले बच्चों के लिए और 1 से 8 वाले बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की जाती थी इसके द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, दीक्षा राइज नामक जो है कार्यक्रम का निर्माण किसके सहयोग से किया गया? अभी पढ़ लिया अपन ने। दीक्षा राइज जो है डिजिटल इंटरफेस एंड नॉलेज शेयरिंग का, राजस्थान से संबंधित है। दीक्षा जो राइज राजस्थान से संबंधित है। तो इसका निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? देखो, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन से, नीपा के सहयोग से, और NCERT के सहयोग से, उपरोक्त सभी के सहयोग से ये किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है कि दीक्षा राइज का निर्माण जो है NCT के द्वारा, NCERT के द्वारा और न्यूपा के सहयोग से किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें हम, SIQE परियोजना का संचालन जो है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कि जो स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन जो है परियोजना जो है उसका संचालन जो है किसके द्वारा किया जा रहा है? देखो, RSCRT उदयपुर के द्वारा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा, निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के द्वारा, या बोध शिक्षा समिति के द्वारा। याद रखना आप लोग, स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन जो है उसका जो संचालन है वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो बीकानेर है उसके द्वारा किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब
कि जो माध्यमिक शिक्षा जो निर्देशालय हमारा, उसके द्वारा जो है ये कार्यक्रम जो है वो संचालित किया जा रहा है। उसके बाद देखना, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है। पहले भी परीक्षा में आ चुका है पुराने, इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो पुराने परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये वाला प्रश्न भी उनमें से एक है कि जब कोविड की महामारी चली थी तो आपको पता है कि स्माइल कार्यक्रम जो था वो 13 अप्रैल 2020 से प्रारंभ किया गया था। 13 अप्रैल 2020 से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था, स्माइल प्रोग्राम। याद रखना आप लोग कि जो है स्माइल जो प्रोग्राम था वो कोविड की महामारी में, कोविड-19 के समय जो घर से आप बच्चे पढ़े उसके लिए क्या है एक स्माइल प्रोग्राम चालू किया गया था। वो 13 अप्रैल 2020 से प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, समग्र एवं सतत मूल्यांकन प्रणाली में जो रचनात्मक जो आकलन होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो कब लिया जाता है। समग्र औसत सीसी के अंतर्गत जो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो कब लिया जाता है, सप्ताह में लिया जाता है, मासिक लिया जाता है, प्रत्येक टर्म की समाप्ति पर, या कक्षा की या अधिगम प्रक्रिया के दौरान। तो जो प्रत्येक जो टर्म की जो समाप्ति होती है ना उस पर जो होता है रचनात्मक आंकलन लिया जाता है। जो एफए का जो आयोजन जो होता है वो किसके द्वारा कब लिया जाता है, प्रत्येक जो टर्म जो समाप्त होती है उसके बाद जो होता है एफए का जो है बच्चों का एफए जो है रचनात्मक आंकलन लिया जाता है प्रत्येक टर्म की समाप्ति पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, राजस्थान में राज्य स्तर पर जो समसा है, समग्र शिक्षा अभियान के संचालन की सर्वोच्च नोडल एजेंसी कौन है। याद है आप लोगों को, समग्र जो शिक्षा अभियान है समसा, उसकी जो नोडल एजेंसी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन है, RCSE, RCEE या RCSE। तो आंसर आएगा राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग। याद रखेगा ये इसकी नोडल एजेंसी है किसकी, समसा की। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि क्लिक योजना जो है राजस्थान में संचालन किया जाता है, कौन सी कक्षा के लिए। क्लिक योजना है कंप्यूटर लिटरेसी से संबंधित है। याद है आप लोगों को पढ़ाया था उस समय समग्र शिक्षा अभियान की जो कुछ योजनाएं पढ़ाई थी उसमें क्लिक योजना ही पढ़ाई थी कि कंप्यूटर लिटरेसी से संबंधित है, और कक्षा 6 से 10वीं के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए योजना लाई गई थी। कक्षा 6 से 10वीं का जो विद्यार्थी है उसको कंप्यूटर लिटरेसी प्रदान करने के लिए क्लिक योजना प्रारंभ की गई थी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय हिस्सेदारी कितनी की गई है। मतलब पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत जो समग्र शिक्षा अभियान में कितनी राशि जो है सेंटर के द्वारा दी जाती है और कितनी राशि राज्य के द्वारा दी जाती है। तो 60-40, 100-100, 0, 90, 10 और 75-25। तो मैंने पढ़ा था उस समय कि जो समग्र शिक्षा अभियान है उसके संचालन के लिए 90% जो पैसा है 90 वो है रेशो का, तो केंद्र सरकार के द्वारा, और 10% पैसा राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है पहाड़ियों के लिए, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और जो हमारे 7 सिस्टर जो राज्य हैं उनके लिए जो है ये रेशो कितना रहता है, 90:10 रहता है, और सामान्य के लिए 60:40 रहता है। उसके बाद देखिए आप अगला क्वेश्चन, समग्र शिक्षा अभियान में किसको शामिल किया गया है। याद है आप लोगों को समग्र शिक्षा अभियान में सर्व शिक्षा अभियान भी आता है, टीचर एजुकेशन भी आता है, रमसा भी है, ये सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं, समग्र शिक्षा अभियान जो है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है SSA प्लस रमसा प्लस टीचर एजुकेशन, ये तीनों जो हैं वो किसके अंदर शामिल किए जाते हैं, समसा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है देखो, समग्र शिक्षा अभियान का राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई है, गवर्निंग काउंसिल का गठन किया गया है। याद है आप लोगों को कि गवर्निंग काउंसिल होती है वो नियमों का निर्माण करती है, और एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है वो नियमों का पालन करने का कार्य करती है। तो समग्र शिक्षा अभियान का राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन करने के लिए गठित की गई समिति जो है वो शासीय परिषद है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन और निगरानी के लिए जो सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम जो चलते हैं, इन सर्विस के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहे हैं कि भाई कौन कौन से जो कार्यक्रम हैं,
सेवारत शिक्षण से संबंधित हैं, उनकी संचालन निगरानी के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी कौन सी है? समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत किसे बनाया गया है? RSCSE को, RCEE को, या SCERT को, या उपरोक्त सभी को? तो जो इन सर्विस का जो प्रशिक्षण देने के लिए जो SCERT जो है उसको क्या बनाया गया है? नोडल एजेंसी बनाया गया है, किसके अंतर्गत? समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसके उद्देश्य से सतत विकास के अनुसार मतलब कौन सा लक्ष्य है जिसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है? तो आपको पता है, मैं बार बार एक ही शब्द बोलता हूँ कि SDG जो गोल नंबर जो हमारा 4 है वो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके अंतर्गत जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो बात की गई है वो SDG 4 के अंतर्गत बात की गई है। सतत विकास लक्ष्य जो हमारा 4 है उसके अंतर्गत क्वालिटी एजुकेशन की बात कही गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि जो स्वामी विवेकानंद जो मॉडल स्कूल है उसके अंतर्गत जो डे बोर्डिंग जहाँ पर बच्चे उसके स्कूल के अंदर ही जो छात्रावास उसमें रहते हैं, तो कहाँ से प्रारंभ किया गया था? अभी कल परसों ही पढ़ाया था योजना के अंतर्गत आपको, तो वह झालावाड़ से प्रारंभ की गई ये योजना है जिसके अंतर्गत जो डे बोर्डिंग जो सुविधाएं हैं वो स्कूल के अंतर्गत जो विवेकानंद स्कूल मॉडल स्कूल है उसमें बच्चों को प्रदान की जा रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर कौन सा हस्तक्षेप प्रभावित नहीं है? मतलब कौन से, मतलब पहुंच भी बिल्कुल सही है। उसके बाद गुणवत्ता भी बात सही है, निगरानी भी संबंधित है, लेकिन शगुन ये इससे संबंधित नहीं है। मतलब कह रहा है समग्र शिक्षा अभियान के अंदर स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर कौन सा हस्तक्षेप प्रस्तावित नहीं है? तो हमें पता है कि शिक्षा सभी तक पहुंच होनी चाहिए, उसकी निगरानी होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन, लेकिन शगुन जो है इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला स्तर पर, तो जिला स्तर पर जो है वो सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो देखो DO, APC, ADPC। तो DPC होता है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जो होता है वो किस पे, कौन से स्तर पर होता है? जिला स्तर पर। याद है आप लोगों को कि जो DPC होता है यह जो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है एक तो राज्य स्तर पर, एक जिला स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर और एक जो PO स्तर पर ऑफिस होते हैं, लेकिन संभाग स्तर पर इसका कोई कार्यालय नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका संचालन जो है किस स्तर पर किया जाता है? एक तो राज्य स्तर पर होता है, उसके बाद जिला स्तर पे होता है, उसके बाद होता है जिले के बाद ब्लॉक पे होता है, जिला, ब्लॉक और PO क्षेत्र के स्तर पर होता है, लेकिन संभाग स्तर पर इसका संचालन नहीं होता है, याद रखना। और जिला स्तर पर कौन होता है? DPC जो होता है वो जो है इसके सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। राज्य स्तर पर स्टेट जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं राज्य स्तर पर होते हैं, जिला स्तर पर DPC होते हैं, ब्लॉक स्तर पर BRCF होते हैं और यहाँ CRCF होते हैं, क्लस्टर वाला। अगला क्वेश्चन देखो, RT से संबंधित आते हैं क्वेश्चन। RTE अधिनियम में उल्लिखित एक विद्यालय के लिए मानक और मानदंडों के अनुसार 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए तय जो है शैक्षिक वर्ष के घंटे कितने हैं? मतलब एक वर्ष में कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए कितने घंटे जो हैं शैक्षणिक घंटे होंगे? वो आप लोगों को पता है। 1 से 5 के लिए तो कितने घंटे थे? 800 घंटे थे। और 6 से 8 के लिए कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं? 1000 घंटे निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद आता है देखो, RT अधिनियम 2009 के तहत क्या कोई स्कूल माता पिता से डोनेशन या कैपिटेशन फीस मांग सकता है? बिल्कुल नहीं मांग सकता। याद है आपको, जुर्माना लग जाएगा अगर मांगता है तो। नहीं, यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जो RT एक्ट की धारा जो 12 है उसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी जो है विद्यालय है वो माता पिता का कोई ना तो डोनेशन ले सकता है ना कैपिटेशन फीस मांग सकता है, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है देखो, RT अधिनियम 2009 की धारा 19 और 25 के अंतर्गत किए गए मान एवं मानक के अनुसार यदि कोई विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक संचालित उसमें 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, कितने अध्यापक प्रदान किए जाएंगे? तो आपको पता है कि जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ अध्यापक का जो टीचर का रेशियो रहता है वो 1:30 रहता है। याद है आप लोगों को, पढ़ाया था उस समय। और UPSC स्कूलों में 1:35 रहता है। यहाँ पर क्या होता है, 150 से प्लस अगर विद्यार्थी हो जाते हैं तो एक HM का पद सर्जित हो जाता है। यहाँ पर अगर 100 से ज़्यादा विद्यार्थी हो जाते हैं तो एक HM का पद क्या हो जाता है? सर्जित हो जाता है। तो इस प्रकार जो है कि क्या कह रहा है ये कि 1 से 5 के अंतर्गत जो है
कितने विद्यार्थी हों, 130 विद्यार्थी होते हैं तो कितने टीचर होंगे, तो आपको पता लग गया होगा कितने टीचर होंगे, 5 टीचर होंगे। अगर 150 से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, एक एचएम का पद क्या हो जाएगा वहां पर सर्जित हो जाएगा। तो 1 से 30 तक जो कितने होंगे, 1 से 30 तक जो होंगे, अगर सॉरी 1 से 1 अनुपात जो 30 होगा जो रेशो, वो तो प्राइमरी के लिए है, और 1 अनुपात का जो 35 का जो रेशो होता है वो किसके लिए रहता है, वो यूपीएस के लिए रहता है। ये तो पीएस और ये यूपीएस के लिए रहता है। आगे समझ में आप लोगों को कि 150 से ज्यादा अगर विद्यार्थी होते हैं तो यहाँ एचएम का पद सर्जित हो जाएगा, और यहाँ 100 से ज्यादा रहते हैं तो एचएम का पद सर्जित हो जाता है। उस समय समझाया भी था आपको। यहाँ कितने विद्यार्थी 130, तो कितने टीचर होंगे, वहाँ 5 टीचर हो जाएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है एसएमसी के बारे में कि राजस्थान में आरटी अधिनियम के अनुसार कौन सा कार्य एसएमसी का नहीं है। एसएमसी जो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय विकास योजना तैयार करना, उसकी सिफारिश करना बिल्कुल सही है। यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक धारा 24 के अंतर्गत विनिर्देश अपने कर्तव्य का पालन करता है, ये इसका एसएमसी का कार्य नहीं है। विद्यालय के कार्यक्रम मॉनिटर करना ये भी है। अनुदान को जारी करना, प्राप्त अनुदानों के उपयोग की मॉनिटरिंग करना, ये कार्य भी एसएमसी का है। जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो इसका कार्य यही है। ये जो टीचर्स के कर्तव्य हैं वो एसएमसी के द्वारा नहीं किए जाते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग कि आरटी अधिनियम 2009 के तहत जो इसकी धारा 2(1) प्रारंभिक शिक्षा एजुकेशन किस स्तर को संदर्भित करता है, केवल प्राथमिक शिक्षा को, केवल उच्च प्राथमिक शिक्षा को, 1 से 8 तक की शिक्षा को, पूर्व प्राथमिक से 8वीं तक की शिक्षा को। बताइए आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे कि जो है किस स्तर की जो कक्षा है वो इसका एजुकेशन जो है इसके अध्ययन इसके द्वारा कराया जाता है। आरटी में तो एक प्रारंभिक शिक्षा किसे माना गया है, केवल उच्च प्राथमिक जो शिक्षा है उसे ही क्या माना गया है, प्राथमिक शिक्षा के रूप में माना गया है। उसके बाद देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, आरटी अधिनियम 2009 के तहत संशोधन 2012 का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा के अधिकार को 6 से 8 तक विस्तारित करना, निःशक्तजन बच्चों को विशेष शिक्षण सहायता प्रदान करना, सरकारी स्कूल के लिए शुल्क निर्धारण करना, अल्पसंख्यक संस्थानों को शिक्षा के अधिकार के दायरे से बाहर करना। तो संशोधन जो 2012 में हुआ था, तो जो CWSN बच्चे थे ना, उनको क्या है विशेष शिक्षण सहायता प्रदान करने से संबंधित संशोधन हुआ था। उस समय पढ़ाया था, उस समय भी बताया था आपको। उसके बाद देखिए आरटी अधिनियम 2009 के तहत यदि कोई स्कूल मानक और मानदंड पूरा नहीं करता है तो कितनी अवधि में सुधार कर सके, 6 माह में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, तो वो 3 साल के अंतर्गत जो ये सुधार कर ले मानक और मानदंड के अंतर्गत, नहीं तो उनकी मान्यता क्या हो की जा सकती है, रद्द की जा सकती है। धारा 18 धारा 19 के अंतर्गत इसकी बात की गई है। उसके बाद देखिए कि आरटी अधिनियम 2009 के तहत धारा 2H में स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत कौन आते हैं, केवल खंड शिक्षा अधिकारी, जिला परिषद, नगर पंचायत, पंचायत संयुक्त निदेशक या जिला शिक्षा अधिकारी। तो हमें पता है कि जिला परिषद, नगर पंचायत या जो पंचायत जो अधिकारी है वो स्थानीय प्राधिकारी के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि आरटी अधिनियम 2009 के संशोधन जो था 2017 के अंतर्गत हुआ था, उसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अधिकतम समय सीमा कब तक दी गई थी, मतलब कितने समय में वो है जिस कोई टीचर है जिसने जो बीएड नहीं कर रखी हो, बीएसटीसी नहीं कर रखी हो, तो वो किस दिनांक तक जो है वो कर सके। ऐसी जो सूचना थी वो 31 मार्च 2019 तक के लिए थी कि 5 वर्ष में ही वो है अपनी जो शैक्षणिक योग्यता है वो पूरी कर ले। तो 2017 इधर शिक्षकों के प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अधिकतम समय सीमा कब तक दी गई थी, 31 मार्च 2019 तक की समय सीमा दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि आरटी अधिनियम 2009 के तहत धारा 2E के अनुसार जो है निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चे की श्रेणी में आएंगे, दिव्यांग समूह में, दुर्बल समूह में, वंचित समूह में, उपरोक्त समूह में। जो दुर्बल वर्ग हैं, जो जिनकी निर्धनता रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं, वो किस वर्ग में आएंगे, दुर्बल वर्ग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आरटी अधिनियम 2009 के तहत नो डिटेक्शन पॉलिसी किस धारा में वर्णित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नो डिटेक्शन जो पॉलिसी है वो धारा 16 के अंतर्गत वर्णित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किसके अंतर्गत है, धारा 16 के अंतर्गत नो डिटेक्शन पॉलिसी वर्णित है। जो राज्य चाहे तो जो है 5वीं आरटी बोर्ड परीक्षा के अंदर बच्चे को रोक सकते हैं, अगर बच्चा पास नहीं होता है तो ये राज्य का अधिकार रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम
निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया था उसका नाम क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पहले भी पूछा गया है और आने की संभावना भी है। तो राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 बनाया गया था, याद है आप लोगों को? जो इम्पोर्टेंट है कि धारा 38 का उपयोग करते हुए प्रत्येक राज्य जो है अपने यहाँ पर नियम बना सकते हैं। तो राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का नियम जो है 2011 राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया गया। उसके बाद देखिए, राजस्थान में विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का सचिव कौन होता है? याद है आप लोगों को कि एसएमसी की जो होती है वो उसका सचिव कौन होगा? अध्यक्ष तो जो होते हैं वो अभिभावक होते हैं एसएमसी के। अध्यक्ष कौन होते हैं एसएमसी के? याद है आप लोगों को? ये तो होते हैं अभिभावक होते हैं। और जो सचिव होता है वो संस्था प्रधान या एचएम जो होता है उसका सचिव होता है। और इसके अंतर्गत जो एसएमसी के अंतर्गत जो है 50% तक जो है महिलाएं होती हैं। और संख्या की बात करें तो कितनी महिलाएं होगी? 8 महिलाएं होगी। तो प्रधानाध्यापक या संस्था प्रधान क्या होगा? इसका सचिव होता है। किसका? एसएमसी का। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष अभिभावक में से होगा। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट, आरटी एक्ट 2009 में ऐसे बालक जो एससी, एसटी और विकलांग, शैक्षिक पिछड़ा वर्ग ऐसे अन्य समूह से आते हैं, तो आपको पता है वो सब जो है असुविधाग्रस्त समूह के अंतर्गत किया गया जाते हैं, उनको शामिल किया जाता है। और जो निर्धनता रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं वो किस में आएंगे? दुर्बल वर्ग में आएंगे। किस में आएंगे? वो दुर्बल वर्ग के अंतर्गत आएंगे। और एससी, एसटी है, निःशक्त जन बच्चे हैं, वो सब किस में आएंगे? असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन समिति की जो कार्यकारिणी जो समिति है उसमें महिलाओं की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? अभी समझाया था आप लोगों को, कितनी होती है? 8। 50% जो होती है इसके अंतर्गत महिलाएं होती है। और आपको पता है कोरम कितना होता है इसका? 33% होता है। अगला देखिए आप लोग, आरटी एक्ट 2009 में दिव्यांग बालकों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। दिव्यांग बालकों की बात करें तो दिव्यांग बालक जो होगा वो 6 से 18 वर्ष का जो बालक होगा वो क्या है? निःशुल्क शिक्षा के का अधिकार रखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि आरटी एक्ट जो है वे तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात करता है, सामान्य बच्चे की, लेकिन दिव्यांग के लिए 6 से 18 वर्ष का जो बच्चा होगा वो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार रखता है। उसके बाद देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन देखो, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों के एक सप्ताह में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षक जो है एक सप्ताह के अंतर्गत न्यूनतम कार्य और घंटे जिसमें शिक्षण तैयारी के घंटे भी शामिल है वो कितने होंगे? 45, 40, 30, 42। तो आपको पता है कितने कितने? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि पहले क्वेश्चन करा दिए मैंने कि कितने घंटे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे आप लोग कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षक के एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य जिसमें अध्यापन घंटे और शिक्षण की तैयारी भी शामिल है वो कितने घंटे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं, तो ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि क्या है इसका आंसर। उसके बाद देखिए 18 वाले क्वेश्चन जो है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी और विशेष श्रेणी के विद्यालयों में कितने प्रतिशत जो पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरटी के अंतर्गत जो है वो कितने प्रतिशत बच्चों को एडमिशन दिया जाता है? जो निजी और विशिष्ट श्रेणी के विद्यालय हैं उसके अंतर्गत जो है कितने प्रतिशत बच्चों को एडमिशन दिया जाता है? याद है आपको? 25% जो सीटें हैं उस पर जो है एडमिशन जो है दिया जाता है, आरक्षण है 25% सीटों पे। उसके बाद देखो, भारत में शिक्षा के अधिकार का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर भी जो है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि ये आप लोगों को पहले समझाया था जब मैंने आरटी पढ़ाई थी, उस समय आपको इतिहास समझाया था कि हमारे यहाँ पर किस किस प्रकार जो पॉलिसियाँ बनी है उसमें समझाया था। तो आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे मेरे को। उसके बाद बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन के तहत शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर किन कक्षाओं में नियमित परीक्षा ली जाएगी? तो आपको पता है कि 5वीं और 8वीं जो कक्षा है उसके लिए नियमित परीक्षाएं ली जाती है। कौन सी? 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए नियमित परीक्षाएं ली जाएगी, याद रखना आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार जो है हम जो है इससे संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं आरटी एक्ट से। उसके बाद देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल शिक्षा का अधिकार चार्टर के अनुसार कितनी आयु के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि जो 1992 के अंतर्गत जो है ये चार्टर बना था 1992 के अंतर्गत,
तो उसके अंतर्गत जो 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा में उल्लेख किया गया कि राज्यों में प्रत्येक अपना आरटी नियमावली बनाएगा। अभी बताया था आपको कि धारा 38 के तहत जो है प्रत्येक राज्य जो है अपनी नियमावली बना सकते हैं। उसके बाद देखना, इस शक्ति का उपयोग करते हुए, जो धारा 38 की शक्ति का उपयोग करते हुए जो है राजस्थान जो सरकार है उसके द्वारा जो हमारे नियमावली बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी, 29 मार्च 2011 को बनाई गई थी। धारा 38 का नियमावली का उपयोग करते हुए, धारा 38 जो है उसके नियमावली उसका उपयोग करते हुए राजस्थान के द्वारा राजस्थान जो है आरटी नियमावली 2011 बनाई गई थी। 29 मार्च 2011 को ये बनाई गई थी। आंगनबाड़ी बालवाड़ी में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे। आरटी एक्ट 2009 में उल्लेख किया गया है, धारा 4 में, धारा 7 में, धारा 9 में। तो आंसर आएगा धारा 11 के अंतर्गत जो है ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्रदान करने के लिए जो राज्य हैं वो है बालवाड़ी और आंगनवाड़ी की स्थापना करेगा, किसके द्वारा, धारा 11 के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग, धारा 11 के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है आरटी 2009 की धारा 34 में उल्लेखित राज्य सलाहकार परिषद में अधिकतम कितने सदस्य रह सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड क्वेश्चन में फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में पूछा गया था। तो कितने सदस्य रहेंगे, इसके अंतर्गत जो है 15 सदस्य रहेंगे, एक अध्यक्ष रहेगा और 14 दूसरे सदस्य रहेंगे। तो इस प्रकार जो है आज हमने राजस्थान के जो शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ इस क्लास में डिस्कस किए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग इन क्वेश्चनों को तैयार करेंगे और यदि ये प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो आपकी गलत होने की संभावना कम से कम रहे। 2-3 बार आप इसको रिपीट करें। मिलते हैं अगली क्लास में साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।